आज अपन राष्ट्रीय आय का महत्व पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय के महत्व के निम्न बिंदु हैं। पहला है देश की सही आर्थिक स्थिति जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम राष्ट्रीय आय जब ज्ञात कर लेते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करें तो पीसीआई, उससे हमें पता लगता है कि देश के लोगों की आय क्या है और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के द्वारा ही हमें आय के समान वितरण का प्राप्त होता है कि हमें यदि देश में कैसे कर लगाए जाए, आय का समान वितरण कैसे होगा, क्योंकि ये भारत में कौन सी कर प्रणाली है, प्रगतिशील कर प्रणाली है। उसके अंतर्गत बताया जाता है जैसे अमीरों पर अधिक कर लगता है और गरीबों पर कैसे लगता है, कम कर लगता है। एक निश्चित राशि है जो कर मुक्त राशि है, उसके ऊपर जैसे जैसे आय की दर बढ़ती जाती है तो कर की दर भी बढ़ती जाती है। और इससे रोजगार में भी वृद्धि हेतु जैसे अपने को पता लगता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, देश में आय स्थिति कैसी है, तो रोजगार में भी वृद्धि कर सकते हैं। क्षेत्रीय असमानता को दूर करने हेतु कौन से क्षेत्र में अभी पूंजी की आवश्यकता है, कौन सा क्षेत्र गरीब है, कौन सा राज्य गरीब है, जैसे तो उस क्षेत्र में सरकार क्या करती है, सहयोग प्रदान करती है। और अंतर्राष्ट्रीय आय की तुलना में भी सहायक है। प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय ज्ञात करता है, प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय भी पता होता है, तो हम एक देश की तुलना दूसरे देश से भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय का महत्व मैंने यहाँ पर 5 बिंदु लिखे हैं, आप और भी याद करना चाहो तो बुक से कर सकते हो, ठीक है। अब है आपका सीएसओ का पूरा नाम क्या है। सीएसओ का नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब प्रकाशित हुआ था, तो आप बता सकते हो 1956 में, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था जब उसकी विशेषताएं बताई थी उसमें भी, तो राष्ट्रीय आय का उपयुक्त माप कौन सा है, राष्ट्रीय आय का उपयुक्त माप है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके द्वारा ही, क्योंकि आपने देखो पीसीआई ज्ञात की, पीआई ज्ञात करी और निजी आय पर्सनल इनकम भी ज्ञात करी, सब मैंने किस पर लिखी थी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर, या फिर मैंने क्या बताया था, एनआई बताया था। लेकिन राष्ट्रीय आय के माप में कौन कौन सी कठिनाई आती है, तो राष्ट्रीय आय के माप में निम्न कठिनाई आती है। एक तो है स्वयं के रोजगार से प्राप्त आय की गणना कठिन है, क्योंकि राष्ट्रीय में जैसे आप काम कर रहे हो तो आप जैसे अपने खर्चे के लिए निकालते रहते हो, लेकिन सही अनुमान नहीं लगा सकते कि आपने कितनी आय प्राप्त करी। जब पुरानी वस्तुएं, जैसे आपने देखा होगा रद्दी, हम रद्दी को बेच देते, जब वो खरीदते हैं पेपर वगैरह तो उन वस्तुओं की कीमतों को शामिल करते हैं, लेकिन पुरानी जब हम बेचते हैं तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। मध्यवर्ती वस्तुओं, अंतरिम वस्तुओं के मूल्यांकन में भी क्या आती है, कठिनाई आती है। जिन लोगों ने आय गलत तरीके से कमाई हुई है तो वो 1 नंबर में नहीं होती, बताते हैं ना 2 नंबर, यानी कालाबाजारी होती है, और कालाबाजारी होने के कारण उसको हम राष्ट्रीय आय का अनुमान ढंग से नहीं लगा सकते। तो गैर कानूनी क्रियाएं व कालाबाजार की आर्थिक क्रियाएं भी कठिनाई पैदा करती है। और आराम के लिए अवकाश इत्यादि की गणना करना भी कैसा होता है, कठिन कार्य होता है कि किस व्यक्ति ने कितना काम किया, कितना नहीं किया, एक दिन में वो कितना करता था, कितना नहीं करता था, तो इसका भी आंकलन लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको राष्ट्रीय आय की कठिनाई बताई है। अब राष्ट्रीय आय की कठिनाई में अब आपके नेक्स्ट है मूल्यह्रास की अवधारणा। मूल्यह्रास की अवधारणा क्या है, जब स्थिर परिसंपत्तियों, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वापस से फिर मैं 1 नंबर के क्वेश्चन के कारण इसको बता रही हूँ। स्थिर परिसंपत्ति जैसे प्लांट एंड मशीनरी, इसका इस्तेमाल किया जाता है तो वर्ष के में ये क्या हो जाती है, टूट फूट जाती है इनकी स्थिति। जैसे अपन गाड़ी भी खरीदते हैं तो हर समय ये साल भर बाद इनकी मरम्मत करानी पड़ती है, टूट फूट हो जाती है। मकान होता है इसका भी, तो देखो जब स्थिर परिसंपत्ति जैसे प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है तो सामान्य टूट फूट तथा आकस्मिक हानि के कारण उसके मूल्य में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसे ही मूल्यह्रास को ही स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं एक सवाल बताती हूँ, जैसे मैंने बताया था वो आपने अवधारणाएँ सारी याद कर लोगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन में आपको जीएनपी मार्केट प्राइस पर 8,000 रुपये दे रखी है, ठीक है, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 100 करोड़ दे रखा है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय 80 करोड़ दे रखा है। अब आपको पूछा क्या है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में पूछा है, ठीक है ना। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में पूछा है तो आपको ये पता है जीडीपी में यदि मैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ देती तो मेरी क्या निकल जाती है, जीएनपी मार्केट प्राइस पर निकल जाती। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जीएनपी दे रखी है, तो अब जीएनपी मेरी कितनी दे रखी है, 8,000। इसमें से मैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा दूंगी तो जीएनपी मार्केट प्राइस पर माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष, मतलब इसको मैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा दूंगी तो मेरी क्या आ जाएगी, जीडीपी आ जाएगी। वो भी किस पर आएगी, मार्केट प्राइस पर।
लेकिन मुझे फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात करनी है, तो फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात करने के लिए मुझे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात करने के लिए जीएनपी मार्केट प्राइस पर आपकी 8,000 रुपये दे रखी है, 8,000, और माइनस इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी अपन को घटाना पड़ेगा, और माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी घटाना पड़ेगा। तो 8,000 में से 100 लाख और 80 लाख दोनों को घटा देंगे तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर 7,820 लाख रुपये हो जाएगी। ठीक है ना। एक तो ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जैसे एनडीपी आपकी फैक्टर कॉस्ट पर 7,000 करोड़ दे रखी है, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय 200 करोड़ रुपए दे रखी है, मूल्यह्रास 300 दे रखा है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 100 करोड़ दे रखा है, जीएनपी पूछिए। अब दे क्या रखा है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे पूछ रहा है जीएनपी। यदि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन दे रखा है तो इसमें सबसे पहले मैं मूल्यह्रास को जोड़ दूँ तो मेरा जीडीपी निकल जाएगा, और जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दूँ, जीडीपी में मैं आप विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दूँ, मेरा क्या निकल जाएगा, जीएनपी निकल जाएगा। क्योंकि बताया ना एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पर है, इसमें मैंने मूल्यह्रास जोड़ दिया, क्योंकि जीडीपी में से यदि मैं मूल्यह्रास को घटा देती हूँ तो एनडीपी आ जाता है, और एनडीपी में मूल्यह्रास को जोड़ दूंगी तो क्या आ जाएगा, जीडीपी। अब जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दूंगी तो क्या आ जाएगा, जीएनपी, जीएनपी ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया। अब मुझे जीएनपी ज्ञात हो गया और ये फैक्टर कॉस्ट पर दे रखा है, और फैक्टर कॉस्ट पे मैंने शुद्ध, यदि मार्केट प्राइस पर मेरे दे रखा होता तो मैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाती तो मेरा फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात हो जाता। अब मुझे फैक्टर कॉस्ट पर दे रखा है और मुझे मार्केट प्राइस पर ज्ञात करना है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को मैं क्या करूँगी, जोड़ दूँगी। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पर जो 7,000 करोड़ है उसमें विदेश, पहले मैं मूल्यह्रास को जोड़ूंगी, फिर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी जोड़ दूंगी, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी मैं जोड़ दूंगी। तो मूल्यह्रास प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इन सबको मैंने जोड़ दिया तो जीएनपी मार्केट प्राइस पर ज्ञात हो जाएगा। तो 7,000, 300, 400, 500, 600, 7,600 करोड़ रुपये हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पर दे रखा है आपका 5,000 करोड़, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय 140, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे पूछा है आपका, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे एनडीपी दे रखा है 5,000, पूछा भी फैक्टर कॉस्ट पर है। इसमें बस मुझे क्या करना पड़ेगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देना है, तो 5,140 हो जाएगा। ठीक है ना। अब है आपका राष्ट्रीय आय की गणना करना है। जीडीपी दे रखी है 1,000 करोड़, मूल्यह्रास 200 करोड़, अप्रत्यक्ष कर 150, अनुदान दे रखा है 250। अब मुझे एनआई पूछिए, राष्ट्रीय आय, और मैंने एनआई को ही बताया क्या, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से बताया। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात करने के लिए पहले जीडीपी है ना, जीडीपी में से मैं मूल्यह्रास को घटा दूंगी। ठीक है ना। फिर मूल्यह्रास में से फिर जो आएगा उसमें से मैं क्या घटा दूंगी, अप्रत्यक्ष कर को, और फिर मैंने क्या अनुदान को क्या कर दूंगी, जोड़ दूंगी, तो मेरा क्या निकल जाएगा, एनआई ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना। अब निम्न आंकड़ों से व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है, कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद 8,000 करोड़, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय 200 करोड़, अवितरित लाभांश 1,000 करोड़। पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी, क्योंकि जैसा पहले आपको एक बार अवधारणा याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको क्या जोड़ना है, पीआई ज्ञात करना है, जीडीपी, जीएनपी वो सब दे रखा है। तो कारक लागत पर फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, तो फैक्टर कॉस्ट इसमें मैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ूंगी, अवितरित लाभांश को घटाऊंगी, निगम कर को घटाऊंगी, और क्या जोड़ना है, जो प्राप्त जनता को प्राप्त होता है ब्याज, और जो परिवार दे करती है ब्याज वो घटाना है, हस्तांतरण आय को जोड़ना है, ये सब मैं जोड़ घटा करके क्या ज्ञात करूंगी, पीआई। तो यहाँ तक तो आप जो मैंने समझा दिया उसको करना, और इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के स्वयं समझना, फिर मैं कल समझाऊंगी, जिससे कि आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हमें क्यों समझ में नहीं आ रहा है या हम क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तिगत प्रयोज्य कैसे ज्ञात करेंगे, वही वाला क्वेश्चन है। उसमें जैसे आपकी जो ये पीआई ज्ञात करोगे 7,300, उसमें से आप आयकर को घटा दोगे 500 करोड़ को, तो 6,700 आपकी डीपीआई व्यक्तिगत प्रयोज्य आय ज्ञात हो जाएगी। ये आपकी ऐसे ज्ञात होती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप बाकी की कर लेना, मैंने बताया वो करना, इसको आप करके देखना, नहीं आए तो बताना, और फिर मैं आपको कल कराऊंगी।